मेरे जीनियस बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज आपके इस विज्ञान की कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 4, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है पौधों में प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, इसमें हम लोग प्रजनन के तरीके को देखेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे पौधों में कैसे होते हैं। ठीक है। आप सभी जानते हो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, बहुत से पौधे ऐसे हैं जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है। जिसमें फूल होते हैं प्रजनन उन्हीं से होगा, पर जिनमें नहीं होते हैं उनमें कहाँ से होगा। ठीक है। तो बहुत से में उनके तने से होते हैं, किसी में उनके पत्तियों से होते हैं। ठीक है। तो यही पूरा प्रजनन का जो क्रिया है हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, पौधों में प्रजनन मींस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और कैसे अपने न्यू वंस को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। तो चलिए समझते हैं। प्रत्येक सजीव की निश्चित जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि पूरी कर वह मर जाता है, अतः अपनी प्रजाति को सक्रिय बनाए रखने के लिए मरने से पहले इसका अपनी संतति को जन्म देना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली वयस्क होकर अपने बच्चों को जन्म देती है। आम का पेड़ बीज उत्पन्न करता है, जिससे वयस्क आम का पेड़ उत्पन्न होता है। अतः प्रत्येक सजीव उपस्थित सदस्यों से नए सदस्यों को जन्म देता है, जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम सिंपल सी बात अगर ये कहें कि प्रजनन यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो इसलिए करी जा रही है कि ताकि कोई पर्टिकुलर प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, वो एग्जिस्टेंस में आती रहे। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं प्रजनन की विधियां, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप तथा जंतु अपने जैसे अन्य जीवों को जन्म देते हैं। ये जीवन की एक मौलिक प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकृति में प्रजनन कई प्रकार से होता है। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ जंतु अंडे देने के बाद उन्हें सेक कर बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ पौधे बीजों द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं, कुछ पौधे शल्क, कंद, बल्ब्स व पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर सिंपल सी बात क्या समझ रहे हैं कि जो प्रजनन की प्रोसेस है उसे करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये डिपेंड करता है हर एक प्रजाति पर, हर एक कैटेगरी पर, कि वो ह्यूमन बींग्स है, वो एनिमल्स है, वो प्लांट्स है। और प्लांट्स में भी फर्दर के वो क्या कहते हैं, बीज के थ्रू आगे बढ़ेंगे या फिर किसी और प्लांट की बॉडी से भी वो प्रजनन कर सकते हैं। फिर आपके पास आती है प्रजनन की विधि के दो समूह में बांटा जा सकता है। कौन से दो समूह है? अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन। पौधों द्वारा अपनी संतति को उत्पन्न करने के कई तरीके हैं। नया पौधा बनने की प्रक्रिया को निम्नलिखित दो प्रकारों से वर्गित किया जाता है। अलैंगिक प्रजनन में नए पौधे का जन्म बिना बीज के होता है, यानी कि जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आप ये देखेंगे कि बीज की जरूरत नहीं है, बिना बीज के द्वारा भी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद आता है लैंगिक प्रजनन में नए पौधे का जन्म बीज द्वारा होता है, और लैंगिक प्रजनन में हम देखेंगे कि बीज की आवश्यकता हमें होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकती है विदाउट नीड ऑफ अ सीड। तो सबसे पहले आपके पास है द्विखंडन, उसके बाद है मुकुलन, फिर है संविभाजन, फिर है बीजाणु निर्माण, काय के प्रजनन और पूर्ण जनन। तो चलिए इन्हें समझते हैं। द्विखंडन यानी कि फिजन। फिजन में आप जनरली क्या देखेंगे, सिर्फ द्विखंडन कह रहे हैं, दैट इज वाई आगे आप ये देखेंगे कि इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, कि जो आपका एक अमीबा है या फिर हम कह ले चले पेरिशियम है, इसमें आप ये क्या देखेंगे कि ये अलैंगिक उसके थ्रू, ये आपका पेरिशियम है, ये फर्दर क्या करेगा कि ये एक्सटेंड होगा। पेरिशियम दोनों थोड़ा सा इसका साइज एक्सटेंड हुआ, फर्दर ऐसे एक्सटेंड हुआ और कन्वर्ट हो गया ये दो अलग अलग भागों में। यानी कि जब एक ही पार्ट अपने आप को फर्दर ग्रोथ कर दो भागों में बढ़ जाए और फिर वो दोनों के दोनों भागों फर्दर प्रजनन करने के लिए और इसी सेम प्रोसेस से अपने आप को दो भागों में बटाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। उसके बाद हमारे पास आता है बडिंग यानी कि मुकुलन। ये आप जनरली देखेंगे ईस्ट आदि में होता है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक पौधा है। इस विधि में एक छोटी कलिका जीव के पार्श्व भाग से विकसित होती है। आप है ना ये जो देख रहे हैं ये बडिंग की प्रोसेस, आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका ईस्ट है वो क्या करेगा, ये ईस्ट है, ये धीरे धीरे पार्ट फर्दर डेवलप होगा। इस तरीके से छोटा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर ये और बढ़ेगा और फर्दर एक्सटेंड होगा, इसका न्यूक्लियस आगे निकलता है,
फिर इस तरीके से, और वो फिर दो अलग अलग भागों में बट जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कह रहे हैं मूकुलन। अब इसे हमने मूकुलन का नाम क्यों रखा? इसे बाइनरी फिजन हमने क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि बाइनरी फिजन में जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और जो आपका ईस्ट है उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकलता है, वो फर्दर डेवलप होके आगे बढ़ता है, इसलिए इसे मूकुलन कह रहे हैं, बडिंग कह रहे हैं। एक हाइड्रा भी आपके पास एग्जाम्पल है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे प्रजनन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर आपके पास आता है फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा जैसे तंतु नुमा शैवालों में सामान्यतः खंडन होता है लंबाई के अनुसार। तंतुनुमा शैवाल एक कोशिक के होते हैं, एक समय में तंतु दो खंडों में टूट जाता है। टूटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पौधा बनता है। यानी कि आप देखिए कॉटन के प्लांट से आप देख सकते हैं कि वो जहां पे भी गिरेगा वहां जाके वो एक नया प्लांट बना देगा। तो इसी तरीके से आपका स्पाइरोगायरा का भी प्लांट होता है। तंतु में वृद्धि दीर्घीकरण इलोगेशन द्वारा होती है। एक कोशिका द्विखंडन विभाजन से दो भागों में बंटती है। नई कोशिका तंतु की लंबाई में जुड़कर लंबी हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु का हल्का व एक कोशिकीय प्रजनन जीव है जो मोटे एवं कठोर त्वचा द्वारा आवृत होता है। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यह बढ़कर नया पौधा बन जाता है। काई यानी कि मॉसेस तथा फन में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। ये आप देखेंगे फुफुंदी कि अगर आप अपने ब्रेड को बहुत दिनों तक अपने टिफिन में रखते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो फुफुंदी है वो पहले थोड़ी सी होगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी। तो वो क्या है? वो स्पोर फॉर्मेशन से अपने आप को रिप्रोडक्ट कर रही है। फिर आप देखेंगे कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बीज को छोड़कर प्लांट के यानी कि जो भी है चीज उसी के पार्ट से फर्दर ग्रोथ हो जाएगी। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो रोज का देख सकते हैं। रोज को उगाने के लिए बीज की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके स्टेम को स्लांटली काटें और मिट्टी में दबाए रखें तो उससे क्या होगा, और उसकी रेख देख करें तो फर्दर आपके पास एक नया गुलाब आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि बीज की जरूरत तो नहीं पड़ी, हमने रोज की स्टेम की हेल्प से ही क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन करा दिया। तो यहाँ पर पहले आता है जड़ों से कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शकरकंद है और आपका डहेलिया है में जड़ें फुली हुई होती है तथा उनमें भोजन संग्रहित होता है। उनमें तने की और कलिकाएं भी होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं। फूली हुई जड़ों की मृदा में जमने के बाद कलिकाओं से नया पौधा निकलता है। सीड की जरूरत नहीं है, रूट को डाल देंगे उसी से ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद है तने से कायिक प्रजनन यानी कि स्टेम से। तो स्टेम का मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे चुकी हूँ जो कि आपका रोज है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आलू की बात करें तो आलू में बडिंग आती है। बडिंग की हेल्प से भी वो फर्दर पूरा का पूरा आलू बन सकता है। पुदीने में भूमि की सतह से शाखाएं निकलती है और इसमें जड़ें निकल जाती हैं। ये चूषक होते हैं। प्रत्येक चूषक जनक पौधे से अलग होकर पौधे बन जाते हैं। ठीक है। फिर आपके पास आती है बात पत्तियों में परिविशिष्ट कलिकाओं द्वारा कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्पेशल बर्ड्स ऑन लीव्स। तो यहाँ पर आपका एक बायरोफाइलम नाम का वो आएगा। ठीक है। पत्ती जो अपने आप को फर्दर रीग्रोथ कर सकती है उस छोटे से पार्ट से। ठीक है, जिसे हम बर्ड कह रहे हैं उससे पार्ट से वो फर्दर अपनी ग्रोथ कर सकती है। कलिकाएं परिपक्व। बायोफाइलम जैसे पौधों में पत्तियों पर कलिकाएं नहीं होती। कलिकाएं परिपक्व पत्ती के किनारे से बाहर निकलती हैं। कलिका वृद्धि करती है व उसमें जड़ें भी निकलती हैं। प्रत्येक कलिका से नया पौधा बनता है। इसी कारण से पौधे को अंकुरित पत्ती का पौधा भी कहते हैं। फिर आते हैं इंड्यूस वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि प्रेरित कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रजनन की तरह बिना बीज का प्रयोग करे कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियां भी विकसित हो चुकी है। यह विधि फल फूल वाले पौधों में बहुत उपयोगी होती है। काटकर ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, उत्तक संवर्धन। ये आपने देखा होगा कि केले को काट देते हैं, आधा काट देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, फिर उसे ग्रो कर पानी वानी देते हैं कुछ दिनों तक। तो हम देखते हैं कि उसकी जड़ें निकल गई हैं और फिर उसे बड़े पौधे मतलब बड़े गमले में लगा देते हैं। तो पूरा आपका जो केले का पेड़ है वो मतलब पौधा है जो वो बड़ा हो जाता है। तो ये सब चीजें। अब यहाँ पर जब बात आ रही है कटिंग की, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था गुलाब का। तो उसमें हम क्या कट कर रहे हैं? उसमें हम स्टेम को कट कर रहे हैं। गुलाब, बोगनवेलिया, कैक्टस आदि पौधों की संख्या में वृद्धि हुए तने को काटकर की जाती है। ऐसे पौधे के तनों को पेंसिल की तरह काटते हैं। कटे सिरे को मवेशियों जैसे गाय के मूत्र में भिगोकर खाद युक्त मिट्टी में गाड़ते हैं। मूत्र से जड़ें जल्दी आ जाती है। कुछ दिनों में नया पौधा निकल जाता है। बीज अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि बीज से बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन आपने जब स्टेम काटी तो उससे थोड़ी प्रोसेस जो है आपकी फास्ट हो जाती है। फिर बात आती है लेयरिंग की। नई शाखा भूमि की ओर मुड़ती है और नम मिट्टी में दब जाती है। कुछ समय बाद इस शाखा से बड़ी जड़ें निकलने आरंभ हो जाती है। इसे लेयरिंग अथवा कलम लगाना कहते हैं। शाखा को काटकर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है जिससे नए पौधे का विकास हो जाता है। तो उसी लेयर से बनाया, दैट इज व्हाई द नेम इज रिफर एज लेयरिंग। फिर आपके पास आती है ग्राफ्टिंग। इस तरीके का प्रयोग सामान्यतः फल वाले पौधे जैसे आम, अमरूद में अच्छी
उपज के लिए क्या जाता है, जंगली पौधों की जड़ को दोहरा काटते हैं, कलिका वाले अच्छी किस्म के पौधे को भी समान रूप से काटते हैं और दोनों के साथ लगाते हैं। जोड़ वाले भाग को घास और मिट्टी व खाद से ढककर जूट से कसकर बांधते हैं। नम रखने के लिए इसमें समय समय पर जल डालते हैं, अतः में ये जुड़कर नए पौधे का रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है कि ये है आपका प्लांट, इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, बीचों बीच डाल दिया जाएगा, यहाँ पे स्पेस है और इसे पतला काटा गया है नीचे से, और इसे जूट बैग से डालेंगे और कवर कर देंगे और नमी के लिए इस पे वक्त वक्त पर पानी डालते रहेंगे, तो फर्दर आपका वो आगे ग्रो कर जाएगा। फिर आता है आपका टिश्यू कल्चर। ये प्रयोगशाला में होता है। नया पौधा शीर्ष स्वस्थ कलिका के उत्तक से विकसित होता है। इसके लिए माध्यम जली अगर 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 हार्मोन व खनिजों से तैयार होता है। कलिका कलिका के उत्तक माध्यम में डाले जाते हैं। ये नए पौधे के रूप में वृद्धि करता है, जो उसी पौधे के समान होता है जिसके उत्तक से उत्पन्न होता है। यानी कि सेम प्लांट का टिश्यू लिया और उसकी फर्दर रिग्रोथ करवाई, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया है एसेक्सुअल तरीके से, तो वो उसी की तरह दिखता है जिसका वो टिश्यू है। उसके बाद आपके पास आता है कायिक प्रजनन के लाभ। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जिन पौधों के बीज नहीं होते, हमें उनके लिए ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये टाइम टेकिंग, यहाँ पर बीज से अगर हम ग्रोथ कराना स्टार्ट करते हैं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर हमारे पास कम टाइम लगता है। कायिक प्रजनन पौधे उगाने वालों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे जल्दी नया पौधा बनता है। इससे उत्पन्न पौधे की वृद्धि में बीज से उत्पन्न पौधे की वृद्धि से कम समय लगता है। उदाहरणतः इस तरीके से उगाए गए पौधों में फल जल्दी आते हैं। उसके बाद इस तरीके से उगाए गए पौधे जनक पौधों के समान होते हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती। यह भी पौधे उगाने वालों के लिए लाभदायक होता है। वे आवश्यक विशेषताओं के साथ साथ पौधों को उगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है रिजनरेशन, यानी कि पुनरुत्पादन। ये पौधों के अलग हुए भागों को पुनः प्राप्त करता है। एक बगीचे की घास काटने के बाद वे वृद्धि कर और बड़े व घने हो जाते हैं। सर्दियों में काटे गए वृक्ष गर्मियों में अच्छी वृद्धि करते हैं। वृक्ष की काटी गई शाखाएं व पत्तियों का समय समय पर पुनरुत्पादित होती रहती है। यानी कि अगर उन्हें काट देंगे तो समझ लीजिए जैसे कि बाल होते हैं, तो डेड बाल्स को हम काट देते हैं कि जो फर्दर जो ग्रोथ होगी वो अच्छे हेल्दी बालों की होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो सब कुछ था आपका, ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पुष्प पौधों में प्रजनन अंग पुष्प होता है। कुछ पुष्पों में नर एवं मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। उदाहरणतः सेब, मीठी मटर, चाइना गुलाब आदि ये उभयलिंगी है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यानी कि इनमें नर व मादा दोनों ही पाए जा सकते हैं तथा इन्हें पूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। पूर्ण पुष्प में पुंकेशकर, स्त्रीकेसर, पखुंडी व वर्तिका आदि होते हैं। क्योंकि फिर देखिए ना, किसी और की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात आती है अन्य पुष्पों में केवल या तो नर या केवल मादा प्रजनन अंग होता है। उदाहरणतः मक्का और पपीता ये अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। पुंकेसर में पराग कोश होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं, जिनमें नर युग्मक बनते हैं। इनकी चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होती है जो इन्हें सूखने से बचाती है। स्त्री केसर के निचले भाग में स्थित अंडाशय खोखला होता है जिसमें अनेक बीज अंड होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे पॉलिनेशन, यानी कि जैसे कि अब जब ये पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो इस प्रोसेस को हम जो रिफर करते हैं दैट इज रिफर एज पॉलिनेशन। के पॉलन्स एक दूसरे से आके मिलेंगे। निषेचन के लिए पराग कणों को पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। यानी कि ये जो पराग कणों है इनको कहाँ पर पहुंचना है, इन्हें स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आगे चलते हैं। पराग कणों को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागन कहते हैं। पराग कणों का स्थानांतरण वायु, जल, कीट अथवा जंतुओं द्वारा होता है। परागन दो प्रकार से होता है। यानी कि जो आपकी पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या है कि जो आपका नर और मादा जो इनके पार्ट्स है वो एक दूसरे से मिल जाए, तो ये आपकी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो आपकी पूरी प्रोसेस है कि ये पराग कोश में वर्ती कार्य से जाकर मिल जाए, तो ये होता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्व प्रांगण। ये जब प्रांगणों को पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो इसे स्व परागण कहते हैं। लिली के पौधे में इसे देखा जा सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो पराग कणे हैं आपके, उन्हें कहाँ पहुंचाया जा रहा है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जा रहा है, तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन।
फिर पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में आप ये देखेंगे कि जब पराग कणों को एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो इसे पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पराग कणों को ले जाने वालों को परागकण वाहक यानी कि पॉलिनेटर्स कहा जाता है। तो जो आपके जल है, वायु है, कीट है, जंतु है, ये क्या है? ये पॉलिनेटर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। कीट मुख्यतः परागकण वाहक होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन की, कि फर्दर ये कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। पुष्पों के पर परागण में कीट, पक्षी और अन्य जंतु सहायक करते हैं। पंखुड़ियों की खुशबू और रंग द्वारा कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वे पुष्पों से मकरंद एकत्रित करते हैं। मकरंद सामान्यतः पुष्पों के अंदर में स्थित एक मीठा द्रव होता है। क्योंकि सभी पुष्पों के वर्तिकाग्र की सतह चिपचिपी होती है, अतः परागकण इनसे चिपक जाते हैं। जब कीट अन्य पुष्पों पर मकरंद लेने के लिए संघर्ष करते हैं, तब परागकण अन्य पुष्पों पर गिर जाता है। यानी कि आपने क्या देखा कि जो मतलब आप यहाँ पर हनी बी का एग्जाम्पल ले लिया कि वो रस चूसने वहां पर जा रहे हैं, तो उस दौरान उन्होंने परागकण को अपनी स्किन पर ले लिया। और जब वो दूसरे प्लांट पर, दूसरे फूल पर जाएंगे, तो वहां पर वो छोड़ देंगे और इस वजह से पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं। वायु, तो कुछ कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि बहुत लाइटिंग वेट होते हैं। तो जब बहुत तेज वायु चलेगी तो वो एक फूल से उठकर दूसरे फूल पर जाके गिर जाएंगे और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। पुष्पों का प्रत्येक वर्तिकाग्र एक शर्करायुक्त द्रव्य छोड़ता है, यानी कि जो चिपचिपा होगा। ठीक है, परागकण इस द्रव के लिए उत्तरदायी होते हैं और वृद्धि करते हैं। हालांकि परागकण तभी वृद्धि करते हैं जब पुष्प उसी प्रजाति का हो, यानी कि अगर सेम पुष्प ही जाके वहां पर पॉलिनेट होगा, दूसरे पुष्प अगर सेम प्रजाति होगी तभी ग्रोथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि पुष्प अन्य प्रजाति का होगा तो ये वृद्धि नहीं करेंगे। परागण के बाद परागकण से पराग नली निकलकर स्त्री केसर के नीचे की ओर वृद्धि करती है। पराग नली में नर कोशिका होती है। ये तब तक वृद्धि करती है जब तक बीजांड तक पहुंचकर उसमें प्रवेश ना कर ले। नर कोशिका अंडाशय में जाती है और संयुग्म द्वारा जायगोट का निर्माण करती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो दूसरे फ्लैट तक पहुंची, दैट इज नॉट द इनफ स्टेप। उसके बाद क्या होगा कि एक नली आगे प्रोसीड करेगी जिसे हम पराग नली कह रहे हैं, और जब तक वो स्त्री केसर में जाकर अंडाशय से नहीं मिल जाती है तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। अगर वो मिल जाती है तो उसके बाद वो क्या फॉर्म करेगी? जायगोट फॉर्म करेगी। बीज का बनना, अब हम देखते हैं कि सीड फॉर्म होता कैसे है। जायगोट बनने के बाद पखंडी बाह्यदल और पुंकेश्वर मुरझाकर नीचे गिर जाता है, या प्राय वर्तिका का वर्तिर कार्य भी गिर जाता है। केवल अंडाशय ही बचता है। अंडाशय में अंडाणु भोजन को बनाए रखता है। जायगोट इस भोजन को ग्रहण करने कर कर कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ना शुरू करता है। यानी कि जो अंडा बना है, जो उसकी लेयर्स थी भारी वाली, वो सारी सारी टूटकर गिर जाएंगी और अंडे के पास जो अंडाशय, जो भोजन है उसके पास, उसके हेल्प से वो अंडा ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और अपनी जो कोशिका है उन्हें विभाजित करेगा। इस समय ये भ्रूण बन जाता है। मध्य में अंडाणु की दीवार पर एक कठोर परत विकसित होती है। यह बीजावरण उसके अंदर की वस्तुओं को सुरक्षा करता है। भ्रूण का ऊपरी भाग पांकुर ऊपर की ओर वृद्धि करता है तथा पौधे के तने के रूप में विकसित होता है। और वो तना जो है वो हम एज अ ग्रोथ लेके चलते हैं। अगर आपने कभी भी कोई सीड डाला है मिट्टी के अंदर, तो आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर क्या आ रहा है वो तो आपको नहीं पता है, लेकिन जब उसकी ग्रोथ आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसका तना दिखेगा। फिर हम देखते हैं फल का बनना। जैसे ही बीज बनता है, अंडाशय फूलना आरंभ कर देता है। समय रहते ही ये फल का बन जाता है। इसलिए फल वास्तव में एक विकसित अंडाशय है। यानी कि जो बीज के अंदर अंडा था, वो जब पूरी अपनी ग्रोथ ले लेता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है फल। आम और सेब जैसे कुछ फल मीठे व रसीले होते हैं। कभी कभी वे लकड़ी की तरह कठोर हो जाते हैं। एक फल के अंदर एक या एक से अधिक बीज हो सकते हैं। तो अगर आप बात करें पपीते की तो उसमें तो बहुत सारे बीज है। अगर आप बात करें आम की तो उसमें सिर्फ एक ही बीज है। तो ये फल टू फल यानी कि फ्रूट टू फ्रूट डिपेंड करता है। अब हम बात देखते हैं कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का मतलब होता है कि जो सीड्स हैं वो कांटेक्ट में आ कैसे रहे, क्योंकि कांटेक्ट में जब आएंगे तभी तो पॉलिनेशन की प्रोसेस को होगी। तो हवा के द्वारा, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो कुछ बीज है वो इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि जब हवा चलेगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। फिर देखते हैं जल के द्वारा। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। तो जब वो पानी के अंदर फ्लोट करेंगे तो जो वाटर आपके प्लांट्स हैं उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं और फर्दर पॉलिनेशन हो सकती है। ठीक है, फिर कहते हैं जंतुओं के द्वारा। तो जंतु जब इधर उधर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उनकी स्किन पर, क्योंकि उनकी स्किन पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, तो वहां पर वो चिपक जाते हैं। और जब वो अपने आप को साफ कर रहे हैं या वो हिल रहे हैं तो क्या होगा कि वो बीज जाके कहीं पर गिर जाएंगे और फर्दर ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं फलों का फटना, एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। गुलमेहंदी, जिरनेरियम और मटर के फल सूखने के बाद फट जाते हैं, जिस कारण
फल के अंदर से बीज पौधा से दूर हो जाते हैं। तो क्या होगा उसके दौरान कि जो बीज है वो पौधों से दूर हो जाएंगे। बीज का अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर आपने चने को पानी के अंदर भिगो के रखा है और जो सूती कपड़े के अंदर बांधकर एक दिन के लिए रख देंगे तो वो अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। अंकुरन बीजों से पादप की आरंभिक वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया बीज के द्वारा जल सोखने से प्रारंभ होती है। बीज में स्थित भोजन घुलनशील अवस्था में आकर मूलांकर रेडिकल अथवा प्लूमल में विकसित हो जाते हैं। मूलांकर से विकसित होकर जड़ें निकल कर मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ने लगती है तथा प्लूमल विकसित होकर प्रहोर और पत्तियों के रूप में बढ़ने लगती है। यानी कि उसी की हेल्प से आप फर्दर चाहे तो उसे और भी ग्रोथ दे सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सो आई होप सो कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा ये अध्याय नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप लोगों ने देखा कि एक पौधे में कितने विभिन्न प्रकार के प्रजनन के तरीके होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अन्य विज्ञान की कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।